सेंटर ऑफ मास, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, उसके अंदर कई सारे मासेस प्रेजेंट होते हैं। इफ यू हैव अ सिस्टम एंड हैविंग 2 or 3 मासेस, तो उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन मास इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब हम ये फॉर्मूला बताते हैं तो उस टाइम बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि क्या है, कुछ आइडिया नहीं रहता। बट मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अच्छा देखो, अगर किसी एक सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उस पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ये हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब अगर सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, या फिर जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो ये सिनेरियो है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, ध्यान से सुना बच्चा। देखो एक्चुअली क्या है, मान लो हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो अच्छा, जब कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसके अंदर कोई बाहरी फोर्स शामिल नहीं होता। उसका जो एक्सप्लोजन होता है वो इंटरनल फोर्सेस के चक्कर में होता है। जैसे मान लो एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, उसके 2 फ्रेगमेंट बन गए, एक m मास था, m1 और m2 फ्रेगमेंट बन गए, एक फ्रेगमेंट आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है। तो जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स शामिल नहीं था, नेट एक्सटर्नल फोर्स शामिल नहीं था। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ मास 0 होगा। अब मुझे ये बताना, मैंने ये कहा था, देखो जैसे मान लो ये मास है, अभी रेस्ट पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा, और वो भी रेस्ट पे रहेगा। तो एक्सप्लोजन के बाद भी तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहिए, क्योंकि बाहरी फोर्स तो नहीं लग रहा है इसमें। क्या एक्सप्लोजन के बाद भी सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे है या नहीं है? होगा। दोनों मास देखो फटे, ये फटा, 2 फ्रेगमेंट हुए, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, उन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या वो रेस्ट पे रहेगा? कैसे रहेगा बच्चे बताओ? देखो बच्चों, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे ही रहेगा, भले ही इन पार्टिकल्स की, फ्रेगमेंट्स की पोजीशन चेंज हो रही है। बट इन दोनों का अगर मास का सेंटर किसी भी टाइम पर निकालोगे तो वो वहीं पर ही मिलेगा जहां पर वो पहले था। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक m मास था, लेट अस टेक ये ओरिजिन पे रखा था, ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0,0। ठीक है, मान लो ये m मास था 3 किलो का था मान लो, ठीक है, ये फटा। अब इसके 2 फ्रेगमेंट हुए, एक आगे गया और एक पीछे गया। जो आगे गया वो इधर जा रहा है, आगे चल रहा है, और ये फ्रेगमेंट पीछे जा रहा है, ऐसे फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं। किसी एक टाइम पर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना था, किसी भी एक टाइम पर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना था, किसी इंस्टेंट पे। तो मान लो ये 1 kg वाला 2 मीटर चल गया और ये 2 kg वाला 1 मीटर चल गया। क्या इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी बीच में ही है या इसकी पोजीशन चेंज हो गई? तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पूरा फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं। चेक करें फॉर्मूला लगा के, तो बच्चे वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा, तो वाई तो सेम ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, तो देखना अगर ये रेफरेंस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताना, इसके 0। शाबाश बच्चे, 2 1 क्यों 0? एक्स एक्सेस पे लिया है ना हमने इसको, -1,0। ये ओरिजिन है ना बच्चे, ओरिजिन का राइट, ओरिजिन का लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। m1x1 कितना हुआ, इसको m1 मान लो और ये x1 मान लो, कितना हो जाएगा बच्चे, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। m2 कितना है, 2, और x2 कितना है बताना। ये देखो बच्चे, ये x है और ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कितना है, -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 1, कितना आया बच्चे बताना, 0। तो आप देखो बच्चे, जिसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फिलहाल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब भले ही दोनों पार्टिकल तो चल रहे हैं, बट चलते रहेंगे वो, बट अगर आप किसी इंस्टेंट पे उन दोनों मासेस का सेंटर निकालोगे तो वहीं आएगा। कारण क्या था, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन के केस में कोई बाहरी फोर्स शामिल नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास में भी कोई फर्क नहीं। सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था एक्सप्लोजन से पहले, और अभी भी कहाँ है,
वहीं पर रेस्ट पे और जीरो पे ही मतलब ऑरिजिन पे ही रखा है और हमेशा रहेगा। तो बच्चे कई बार ताजुब हो जाते हैं, कहते हैं सर मासेस तो फ्रेगमेंट्स तो चल रहे हैं। अरे फ्रेगमेंट चल रहे हैं तो चलते दो, चलते रहने दो, बट सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। तो ये एक्सप्लोजन के केस में हुआ। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? बहुत केसेस में देखने को मिलता है बच्चे। जैसे एक मिनट रुक जाओ बच्चे, इसमें कुछ उतारने का लिखने उतारने का है नहीं, तो बस ये बता रहे हैं बच्चे, बस ये सिर्फ लॉजिक है, क्योंकि इसमें अगर आएगा तो आपको डायरेक्टली ओरली क्वेश्चन आएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बाहरी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो चेंज हो सकता है। समझ में आया बच्चे? अब जैसे एक तो हमारा केस एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला हो गया। दूसरा केस क्या है बच्चे? जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे मान लो ये एक बोट है, ये बच्चे पानी है, एक कार्डबोर्ड है, बोट टाइप की, लकड़ी टाइप की बोट है। एक आदमी है, वो इसको किनारे पे पहुंचना है। हाँ आरना में मान लो, ठीक है अच्छे सर चलो अच्छे इधर देख, ये अभी किनारे की तरफ बढ़ेगा, मान लो 10 मीटर की बोट है। अरना बताओ अच्छे, जब आप किनारे की तरफ बढ़ोगे तो किनारे पहुंच जाओगे या बोट पीछे खिसक चुकी होगी तब तक? सर बोट सर पीछे पहुंच गई। क्यों ऐसा क्यों होगा? सर फिक्सन था पूजी लग गया ना सर मेरे, जब तक आप किनारे पहुंच गए होगे तब तक बोट थोड़ी सी पीछे खिसक गई। एक्शन रिएक्शन तो चलो ठीक है मानते हैं, बट इसका सेंटर ऑफ मास से क्या लॉजिक है? बोट भारी है, ये हल्का है 250 ग्राम का। अरे बच्चे समझ ले रहे हो? देखो बच्चे, इसका सेंटर ऑफ मास का ये लॉजिक है कि अगर ये बोट पे चल रहा है तो ये और बोट के बीच में जो फोर्सेस हैं वो हैं, कोई बाहरी फोर्स नहीं है। जब मान लो ये यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं था, जब इसने चलना चालू किया तो इसका मास इधर शिफ्ट हुआ, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, उसी पोजीशन पे रहे, तो बोट किधर चली गई? पीछे चली गई, क्योंकि इधर से मास कम हो रहा था ना, तो बोट का मास इधर खिसक गया, ताकि क्या हो, सच दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। ये इसका खुद का मास इधर आ गया तो बोट का मास किधर चला गया? पीछे चला गया। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बाहरी फोर्स नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहती है? सेम रहती है। तो सेम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को सेम रखने के लिए जब ये आगे बढ़ा तो बोट किधर चली गई? पीछे। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था अभी भी वो वहीं ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझ में आया बच्चे? तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे इस केस में आपने देखा, इस सिनेरियो में क्या था कि अगर आप राइट बढ़े तो बोट लेफ्ट खिसक गई। क्यों? क्योंकि बोट को, भाई ऑब्वियस सी बात है, इन दिस केस देयर इज फोर्सेस बिटवीन यू एंड द बोट, हमारे और बोट के बीच में फोर्सेस हैं, कोई बाहरी फोर्स नहीं है। तो अगर हम राइट शिफ्ट होते हैं तो बोट लेफ्ट या उधर शिफ्ट होगी, ताकि मास का सेंटर क्या रहे? वहीं एडजस्ट रहे, क्योंकि कोई बाहरी फोर्स तो है नहीं। अब चक्कर क्या है इसमें, एक मास शिफ्ट हुआ तो दूसरा भी शिफ्ट होता है। क्या ये सिर्फ बोट के लिए या फिर एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब के लिए लागू है? ऐसा नहीं बच्चे, बताता हूँ। एक मिनट जाना बच्चे, एक मिनट जाना। सेम केस इज वैलिड फॉर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या होता है बच्चे? देखो, जैसे मान लो दो मास थे, रेस्ट पे थे, दो मास थे M1 और M2 रेस्ट पे थे। अब क्या होगा, इनमें आपस का अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन करेंगे, मान लो फ्री स्पेस में, तो फ्री स्पेस में है तो आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। एक कहेगा कुछ तुम चलो, दूसरा कहेगा कुछ हम चलें, ठीक है अच्छे, दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा अच्छे, मान लो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, जब ये आपस में एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करेंगे तो भी उनका सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा था ऐसा क्यों, सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, आपसी फोर्स है, कोई बाहरी बंदा यहाँ शामिल नहीं है। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, चलो मान लो क्लास नहीं, मान लो बाहर इसको ये गाली दे दे, इसको ये गाली दे, इसको पीट दे, इसका सर फोड़ दे, मतलब आपस की दोस्ती है। दोस्ती में शायद ये चला भी ले। अरे बच्चे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे, इधर देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे। तो मान लो बच्चे, खैर वैसे ऐसे करना नहीं बच्चे, गलत चीज होती है ये, मतलब बट दोस्ती में चल जाती है चीजें, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन है,
इसमें बाहरी फोर्स शामिल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहेगी, हमेशा हमेशा सेम ही रहेगी। तो क्या होगा, कुछ ये चलेगा और कुछ ये चलेगा, दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएंगे। अब एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे, इसके लिए क्या एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये कितना चले और ये कितना चले, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहे, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है बच्चे। अभी मैं लिखवाऊंगा तब लिख लेना इसके बाद। एक फॉर्मूला आता है m1x1 इज इक्वल टू m2x2 हो तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहती है। मतलब अगर m1 वाला मास x1 डिस्टेंस चले, x1 इज डिस्टेंस मूव्ड बाय m1 मास, समझ रहे बच्चे, और x2 क्या है, कोई डाउट? तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहती है, बरकरार रहती है। क्या रहती है, बरकरार। और ऐसा ही होता है, जैसे ये कहेगा कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, तो ये कितना चलेगा ये कितना चलेगा, इस रिलेशन के हिसाब से चलेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों नीट के क्वेश्चन में आया था, नीट के पेपर में आया था। तो आप लोग एक काम करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। एक नीट में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, थोड़ा सा हम उससे स्टार्ट करते हैं, फिर इस टॉपिक पे भी न्यूमेरिकल देंगे। इधर देखो बच्चों बोर्ड पे हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन है, एक मास m है, उसका रेडियस r है, एक मास 2m है, उसका रेडियस 2r है। अभी इनके सेंटर से सेंटर की दूरी, सेंटर टू सेंटर की दूरी, ध्यान से सुनना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, सेंटर टू सेंटर की दूरी 12r है, और ये आपस में एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में, कौन से अट्रैक्शन में, एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करते 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 ध्यान रखना चाहिए 2m है, 2m है और ये 2r है, और ये r है और ये m है, ये इन दोनों के सेंटर से सेंटर की दूरी 12r है। ये कुछ आगे ये बढ़ेगा, कुछ आगे ये बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद ये एक दूसरे से स्टिक कर जाएंगे, मतलब पास आ जाएंगे। तो ये बताना, कुछ ये चला कुछ ये चला, ये वाला कितना डिस्टेंस मूव किया और ये वाला कितना डिस्टेंस मूव किया, जब एक दूसरे के पास आए तो दोनों कितना कितना डिस्टेंस मूव किया इस प्रोसेस में, ये हमको बताना है। बताओ बच्चे जल्दी बताओ, दोनों आपस में एक दूसरे के टुवर्ड्स चले, कौन कौन कितना कितना चला। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कुछ चलेगा ये कुछ चलेगा, मान लो दोनों मिला के कितना चलेंगे। अब बच्चे सोच रहे हैं 12r चलेंगे, नहीं। देखो बच्चे पहले इनके इनिशियली इनके सेंटर से सेंटर का गैप कितना 12r, जब ये टकरा भी जाएंगे, जब स्टिक भी कर जाएंगे, तो भी इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी बनी रहेगी, r और 3r। पहले इनके सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी थी, 12r, अब कितनी हो गई 3r। कितना चले ये लोग, 9r। समझ में आया, समझ में आया बच्चे? सेंटर से सेंटर की दूरी पहले कितनी थी 12r, जब टकरा गए तो सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी है, इसका रेडियस 3r, तो चले कितना 9r। और थोड़ी घुस जाएंगे बच्चे, समझ में आ रहे बच्चे? ऐसे थोड़ी एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा, ऐसे मर्ज थोड़ी हो जाएंगे। कई बच्चे सोचेंगे 12r तो तब होगा बच्चे जब एक दूसरे में ऐसे ये हो जाएंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, मर्ज थोड़ी हो रहे हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो मान लो कुछ ये चला और कुछ दूसरा चला, ये मान लो x1 चला और ये कितना चला x2, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे 9। x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि टोटल कितना चले हैं 9। अरे बच्चे अभी तो निकाला 9। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r। अच्छा एक तो ये इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये सेंटर ऑफ मास वही रहे, इसके लिए क्या होता है m1 x1 किसके बराबर होता है, m2 x2। m1 कितना है, m है, x1 कितना है, x1 हो गया, m2 कितना है 2m x2, m से m कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 2x2। ये वैल्यू जो इस इक्वेशन से आई है वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी, क्या आ जाएगा 2x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r, 3x2 क्या आ जाएगा 9r, x2 क्या आ जाएगा 3r, ये नीचे आ जाएगा ना, 3 डिवाइड कर देंगे, x2 3r आ गया तो x1 कितना हो जाएगा, x1 इज 2 टाइम्स ऑफ x2, x1 इज 2 टाइम्स का 2 टाइम्स कितना होगा 6r, तो एक चलेगा 6r और एक चलेगा 3r, टोटल दोनों मिला के कितना चलेंगे 9r। तो ये आंसर आया बच्चे, बोलो। इस बच्चे का मास है, इधर देखो बच्चे,
स्मॉल m और ये बोट का मास है कैपिटल M। स्मॉल m इज मास ऑफ किड मान लो और कैपिटल M इज मास ऑफ बोट मान लो बच्चे, ठीक है। तो ये कुछ इधर चलेगा, बोट पीछे खिसकेगी ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मेंटेन रहे। अब देखो बच्चे मान लो कि ये जो बोट है इसकी ओवरऑल लेंथ L है। कितनी है लेंथ है? L। ये जब इंसान या बच्चा इस डायरेक्शन में मूव करता है तो वो सोचता है उसने L डिस्टेंस मूव किया, जबकि तब तक बोट X डिस्टेंस पीछे खिसक गई थी। इसको लगा कि भाई मैं तो पूरी बोट L क्रॉस कर गया। अच्छा बताना, ग्राउंड के रेफरेंस में क्या किसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने ग्राउंड के रेफरेंस में? जैसे बोट के रेफरेंस में तो ये यहाँ से चालू हुआ और यहाँ खत्म किया। बोट के रेफरेंस में इसने L डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखो बच्चे, एक्चुअली ये चला तो L था, चला तो ये L था, बट बोट X डिस्टेंस किधर गई? पीछे खिसक गई। तो X क्या हो गया? इससे माइनस हो गया। तो एक्चुअल में ये कितना चल पाया? L माइनस एक्स, क्योंकि X डिस्टेंस क्या हुआ? बोट पीछे खिसक गई। तो अगर हम कहें, हमने फॉर्मूला आपको बताया था m1 x1 किसके बराबर होता है? m2 x2, ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। इसमें कौन कौन कितना चला है? ये जो बच्चा है इसका मास स्मॉल m है, ये कितना चला ओवरऑल? L माइनस एक्स। बोट का मास कितना है? m। बोट कितना डिस्प्लेस हो गई? x। देखो ये ना बोट है ना, x डिस्टेंस पीछे खिसक गई ना, x। तो ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम मान लो इसमें से x निकालते हैं। बताओ बच्चे क्या आएगा x की वैल्यू बताओ इसमें। दूसरा बच्चे मैं एक साथ साथ में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और x बताना है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ साथ में, बच्चे लिख लो। मास ऑफ किड इज 50 kg, मास ऑफ बोट इज 150 kg, लेंथ ऑफ बोट इज 10 मीटर। x कितना होगा मान लो? जब ये बच्चा एक किनारे से दूसरे किनारे जाएगा तो बोट कितना डिस्प्लेस होगी? ये करो बच्चे, तब तक मैं आता हूँ। भाई सर बताओ अच्छा जल्दी से। इस क्वेश्चन को हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ml हो जाएगा, ये माइनस mx हो जाएगा, ये mx हो जाएगा, ये ml हो जाएगा, ये mx प्लस mx हो जाएगा। x क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? L इक्वल टू है। देखो बच्चे ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। एक मिनट देखो बच्चे, कोई दिक्कत इसमें बताओ? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ जैसे क्वेश्चन है इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास ऑफ बच्चे का मास कितना बताना? 50। लेंथ कितनी है? 10। ये दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 200। कितना आ जाएगा? 4। 2.5 मीटर। जब ये 10 मीटर इधर आएगा तो वो 2.5 मीटर पीछे खिसक जाएगी। तो ये 2.5 मीटर आया। समझ में आया बच्चों? बच्चों हमारे पास ये केस दिया है, इसमें एक बॉम्ब है, इसको फेंका गया। जब फेंका तो ये ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके एक्सप्लोड हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड हो गया। अगर ये एक्सप्लोड ना होता, इधर देखो बच्चे, तो ये यहाँ गिरता, 10 मीटर दूरी पे गिरता। कहाँ गिरता? 10 मीटर। बट जब ये एक्सप्लोड हुआ, इसके दो फ्रेगमेंट, दो इक्वल फ्रेगमेंट बटे। क्या क्या हुआ? 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स बटे। एक फ्रेगमेंट आगे गिरा, एक फ्रेगमेंट यहीं गिरा, एक फ्रेगमेंट 5 मीटर पे गिर गया बीच में ही, और एक फ्रेगमेंट आगे गिरा। ये जो फ्रेगमेंट गिरा है ये जैसे mm मास के दो फ्रेगमेंट बटे हमारे, और ये मान लो 2m था। तो इसकी पोजीशन बतानी है हमको। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, क्या पोजीशन होगी इसके रेफरेंस में, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा ये हमें बताना है। पोजीशन ऑफ दिस फ्रेगमेंट क्या होगा? देखो बच्चों यहाँ पर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछा इसकी पोजीशन क्या होगी। तो जैसे कि हमें हिंट में पता है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेम रहेगी। एक्चुअली सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि अगर ये एक्सप्लोड ना करता, जैसे मान लो एक्सप्लोड हो गया तो एक फ्रेगमेंट इधर गिरा और एक इधर, ना करता तो कहाँ गिरता? 10 पे। तो जब एक्सप्लोड नहीं करता तो सेंटर ऑफ मास किधर किधर गिरता? 10,0 पे यहाँ गिरता है ना। अगर इसको ऑरिजिन मान ले, इधर देखो बच्चों, अगर इस पॉइंट को ऑरिजिन मान लें, ऑरिजिन,
तो ये x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 10 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0। हमको यहाँ y कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है मेनली, हमें तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मतलब है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हर केस में आपको यहाँ पर 0 आखिरी में 0 देखने को मिलेगा जब वो बॉडी गिरेगी तो, ठीक है। अब देखो एक्चुअली क्या है कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ देखा जाए जैसे फर्स्ट मास क्या है, ये m है, इसका पोजीशन क्या दिया हुआ है, कितनी दूरी पे गिरेगा था ना, इसकी क्या पोजीशन है 5,0, कितने 5 और y में कितना है 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों बोलो 5। m2 मास ये m है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हमको नहीं पता, इसको हम x ही ले लेते हैं अपॉन में m1 प्लस m2। और अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो कहाँ गिरता है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता 10 होता, 10 इज इक्वल टू 5m प्लस mx बाय 2m। ऊपर m कॉमन ले लो बच्चों, क्या आ जाएगा बताना, m 5 प्लस x अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 प्लस x क्या आ जाएगा 15 मीटर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 5 पे गिरा तो एक 15 पे गिरेगा, ताकि उन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये है बच्चों इस तरीके से, देखो बच्चों निकालने का तरीका आना चाहिए।